हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए गाने से ऊपर गाने अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। ओह, तो अपना टंकी करने और दिल बहलाने के लिए कोई नया काम भी मिल गया है तुम्हें? चिराग ने कटाक्ष करते हुए कहा, जिस पर दूसरी तरफ से प्रथा थोड़ी सी तेज आवाज़ में बोली, मैं कुछ भी करती हूँ आपको पसंद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम हमेशा बचकानी हरकतें करती हो, इसलिए मुझे तुम्हारी हरकतें पसंद नहीं आती। चिराग ने सीधा सा जवाब दिया, जिसे सुनकर प्रथा अपने दांत पीसते हुए बोली, तो करना चाहिए था अपनी उम्र की किसी बुढ़ी से शादी। मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद किया आपने? हाउ डेयर यू इन माई एब्सेंस यू गॉट गट्स। क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे साथ? जिसे सुनकर प्रथा जल्दी से बोली, लेकिन एक मिनट, आपकी बहन की शादी को अभी 2 दिन बाकी है, तो आप कल क्यों आओगे? नैना विल गेट मैरिड टुमारो, सो आई एम कमिंग। चिराग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर प्रथा हड़बड़ी में बोली, ठीक है, मैं फ़ोन रख रही हूँ। रूम पूरा क्लीन होना चाहिए, सारे सामान उनकी जगह पर। अगर मुझे घर में कहीं भी गंदगी दिखी मैं तुमसे साफ करवाऊंगा। चिराग ने सख्त आवाज़ में कहा। ये सुन प्रथा थोड़ा डरते हुए, वैसे सर, अगर मैंने वॉल गंदा कर दिया हो तो? चिराग, जिसके हाथ में आईपैड था और उसमें एक लड़की जिसने वाइन कलर का नाइट कुर्ता और नीचे पैजामा पहन रखा था, अपने सिर को खुजलाते हुए दांत को चबा रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। चिराग फोन में प्रथा को देखते हुए फिर से बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा बेडरूम इस हालत में चाहिए जिस हालत में मैंने उसे छोड़ा है। जिसे सुनकर प्रथा जल्दी से बोली, और अगर मैंने अपने रूम को गंदा किया हो तो? प्रथा की बात पर चिराग सीसीटीवी में प्रथा को देखते हुए बोला, क्या आसपास कोई है? प्रथा घबराई हुई नज़र से इधर उधर देखते हुए बोली, आप मुझे डराना बंद करो, मैं अकेली हूँ। चिराग सीसीटीवी में घबराई हुई प्रथा को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए, तुमने जो मेरे बेडरूम के वॉल पर डोरेमोन स्टिकर लगाए हैं सब निकाल दो, वरना उस स्टिकर की जगह मैं तुम्हें वॉल पर चिपका दूँगा। जिसे सुनकर प्रथा वॉल पर चिपके डोरेमोन के स्टिकर को प्यार से छूते हुए चिराग से बोली, सर, मुझे तुम्हारा और कोई ड्रामा नहीं देखना। प्रथा, यू जस्ट डू व्हाट यू आर टोल्ड। चिराग ने सख्त लफ्ज़ों, जिस पर प्रथा डोरेमोन के स्टिकर को चूमते हुए चिराग से बोली, निकल जाएगा सर स्टिकर आपके बेडरूम से, और सबको मैं अपने बेडरूम में ट्रांसफ़र कर लूँगी। चिराग बुरी तरीके से आईपैड को घूरते हुए प्रथा से बोला, मिस प्रथा देशमुख, तुम अभी वो पौधा हो जिसे अगर मैं सिंचाई करना बंद कर दूँ मुरझा कर मर जाएगा, इसलिए माली के सामने ज़्यादा जुबान नहीं चलाया करते। प्रथा चिराग की बात पर बिल्कुल चुप हो जाती है। उसे चुप देखकर चिराग फिर से कहता है, वेल, मैंने तुम्हें कुछ यूनिक बनाने को कहा था, पहले आप वापस आ जाओ, फिर खुद सुन लेना, रख रही हूँ। प्रथा ने रूड आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर चिराग अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम अपना एटीट्यूड किसे दिखा रही हो? एंड वन मोर थिंग्स, मुझे तमीज़ से बात किया करो। प्रथा चिराग की बात पर फ़ोन कट कर देती और गुस्से से फ़ोन के बिस्तर पर पटक देती और खुद भी औंधे मुँह बिस्तर पर गिरकर हाथ पैर मारने लगती है। चिराग आईपैड से उसकी सारी हरकतों को देखने लगता है कि पीछे से कोई आईपैड में झांकते हुए कहता है, क्यूट है। उस आवाज़ को सुनकर चिराग के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और वो आईपैड को बंद करते हुए नीचे रखकर मुड़ता है तो वहाँ पर तिरछी मुस्कान लिए मृत्युंजय खड़ा था। मृत्युंजय को देखकर चिराग सख्त लहजे में बोला, मिस्टर सारंग, क्या आपको नहीं पता इस तरीके से किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पर नज़र नहीं डालते? चिराग की बात सुन मृत्युंजय उसकी तरफ देखते बोले, एग्जैक्टली, मैं भी तुम्हें यही समझा रहा हूँ, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पर नज़र नहीं डाल। और तुम तो शादीशुदा होने के बावजूद मेरी बीवी को लाइन मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मृत्युंजय की बात पर चिराग के एक्सप्रेशन हल्का सा चेंज होते हैं, लेकिन वो फिर से अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए कहता है, एक सेकेंड, किसने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ? मृत्युंजय चिराग की बात पर से घूरते बोले, कानूनी रूप से तो तुम एक शादीशुदा आदमी हो जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हो चुका है, और मेरे सामने सफेद झूठ बोलते हो। चिराग मृत्युंजय की बात पर अपनी एक आईब्रो चढ़ाते बोले, क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो, मैं शादीशुदा नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। आई एम स्टिल सिंगल। मेरी इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। मेरे डिटेक्टिव ने खुद कहा कि तुम शादीशुदा और झूठ बोलते हो मुझसे। मृत्युंजय ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, जिसे देखकर चिराग अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, मिस्टर सारंग, अपना डिटेक्टिव चेंज कीजिए, मेरे खुद के बहनोई को मेरे खिलाफ करने की कोशिश मत कीजिए। ये सुनकर मृत्युंजय 2 मिनट चुप रहने के बाद सैतानी मुस्कान के लिए चिराग को देखते हुए बोला, प्रथा देशमुख, उम्र 18 साल, म्यूजियन 5 फुट 6 इंच हाइट, गोरा रंग, भूरी आंखें, उसके कान के पास एक छोटा टैटू जिस पर एक गिटार बना हुआ है, ब्रेकली कॉलेज ऑफ म्यूजिक। तुम्हारा एक बॉडीगार्ड हमेशा उसे छोड़ने जाता है और वापस वही लेकर आता है, अगर काम हो तो। और बताओ?
चिराग मृत्युंजय की बात पर आपस में अपने दांतों को कसते हुए, दूर रहना उससे, मैं रहूँगा, तुम मेरी बीवी से दूर रहो, मैं तुम्हारी बीवी से दूर रहूँगा, मृत्युंजय ने बड़े ही रिलैक्स आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर चिराग मृत्युंजय को देखते हुए व्यंग भरी मुस्कान के साथ, आई लाइक महक बिकॉज उसके पास टैलेंट की कमी नहीं है, बस उसे कोई सपोर्ट करने वाला चाहिए, लेकिन तुम जैसे आदमी के कारण वो कुछ नहीं है, जस्ट ए ब्लॉडी हाउसवाइफ जो हर 2 साल में तुम्हारे बच्चे पैदा करेगी और तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली, आई मीन तुम्हारी गृहस्थी संभालेगी। अगर आज मेरे साथ होती ना तो तुम देखते कि वो कहाँ होती, और मुझे कभी कभी महक पर तरस आता है, बेचारी सच में बड़ी भोली है जो तुम जैसे आदमी के इंटेंशन समझ नहीं पाती। अपनी वाइफ को अपने पैरों पर रखकर उसके ऊपर हुक्म चलाने वाला। इतना कहने के बाद चिराग मृत्युंजय को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता। मृत्युंजय जाते हुए चिराग को बुरी तरीके से घूरने लगता है और गुस्से में अपना हाथ दीवार पर दे मारता है। इधर दूसरी तरफ कशिश लिविंग हॉल में राशि को पकड़े बैठा हुआ था। वहाँ पर विक्रम और मोन भी थे। जब चार्ली, सुधांशु, विप्लव, विकल्प भी रेडी होकर आ जाते हैं, सुधांशु कशिश के गोद में हाथ पर चला रही राशि की तरफ देखता है, जो कि उसे ही देख रही थी। सुधांशु राशि की नज़र को खुद पर महसूस कर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और फिर विप्लव की तरफ देखते हुए कहता है, मैं गार्डन जा रहा हूँ। विप्लव सुधांशु की बात सुनकर बोला, अरे साथ में चलेंगे। विप्लव की बात पर सुधांशु राशि की तरफ देखता है, जो कि उसे देखकर हंस रही थी, जिसे देखते हुए सुधांशु अपना सिर नहीं में हिलाकर कहता है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर सुधांशु जल्दी से लिविंग हॉल से बाहर की तरफ चला जाता है। राशि जाते हुए सुधांशु को देखकर आवाज़ निकालने लगती है, जिस पर कशिश उसे झुलाते हुए कहता है, राशि क्या हुआ बेबी। राशि कशिश की बात पर बिना कोई जवाब दिए बस सुधांशु के गए रास्ते की तरफ देखती रहती। वहीं विप्लव राशि के गाल पर किस करते हुए सुधांशु के पीछे चला आता है तो देखता है सुधांशु वहां पर बने फाउंटेन में जल रहे गुलाब और दिए को देख रहा था, जिसे देखते हुए विप्लव सुधांशु के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, सिद्धू। सुधांशु विप्लव की आवाज़ सुन सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए, अरे तुम बाहर आ गए, अभी तो बैचलर पार्टी शुरू भी नहीं हुई। बैचलर पार्टी को छोड़ो और ये बताओ कि क्या तुम राशि से नफरत करते हो। विप्लव ने सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा, जिस पर सुधांशु जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, नहीं नहीं, मुझे पाप मत लगाओ, मैं उस प्यारी परी से नफरत क्यों करूँगा, बल्कि वो तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल। ये कहते हुए सुधांशु चुप हो जाता है और उसे चुप देखकर विप्लव आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, मीरा जैसे। सुधांशु विप्लव की बात को टालते हुए, आइए सब छोड़ो, मैंने सुना तुम्हें कोरिया जाने का चस्का लगा है। सुधांशु को बात बदलता हुआ देखकर विप्लव उसके चेहरे को पकड़ कर बोला, सिद्धू तुम्हारी फीलिंग से मैं वाकिफ हूँ, और शायद अगर मेरी एक्स अपने बच्चे को लेकर इस तरह मेरे सामने आए तो मैं भी ऑकवर्ड हो जाऊँगा। जिसे सुनकर सुधांशु बात बदलते हुए बोला, मुझे राशि अच्छी लगती है, लेकिन वो हर वक्त मुझे देखती रहती है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मैं खुद में शर्मा जाता हूँ। सुधांशु की बात पर विप्लव से कोहनी मारते हुए बोला, मेरी भाजी तुम्हें लाइन मारती है, बस कर यार, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए, इतनी छोटी सी बच्ची पर बेहुदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सुधांशु ने विप्लव को आंखें दिखाते हुए कहा, जिस पर विप्लव मुस्कुराते हुए गहरी सांस भर कर बोला, वैसे तुझे पहले बेटी चाहिए या फिर बेटा। विप्लव की बात पर सुधांशु अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, जो मिल जाए, मैं इसकी ख्वाहिश नहीं रखता कि बेटा होगा या बेटी होगी। विप्लव सुधांशु की बात पर मुस्कुराते हुए, मुझे तो एक बेटी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मेरी मोटी का एक बेटा हो, फिर वो दोनों हम लोगों की तरफ बेस्ट फ्रेंड होंगे। सुधांशु विप्लव की प्लानिंग पर मुस्कुरा देता है और आ रहे सब लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देख सब लोग आ रहे हैं, चल हम भी चलते हैं, लेकिन तू तो बैचलर पार्टी में अटेंड करने वाला नहीं था ना। विप्लव ने सुधांशु की बात पर कहा, जिसे सुनकर सुधांशु मुस्कुराते हुए बोला, वो मुझे थोड़ी रिश्वत मिली है बैचलर पार्टी में आने के लिए, इसलिए मैं आ गई। विप्लव सुधांशु की बात पर आ भरते हुए, काश मेरी भाभियाँ यहाँ होती, मुझे भी रिश्वत मिली। सुधांशु कुछ कहता उससे पहले हिमांशु वहाँ आकर सुधांशु से बोली, बड़े भैया। सुधांशु सिर घुमाकर हिमांशु की तरफ देखते हुए, हाँ क्या हुआ मानसी। ये कहते हुए सुधांशु हिमांशु को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है, जिसने कुर्ती और पाजामा पहना था और उसके गले में दुपट्टा था। उसके बालों की ब्रीड बनी हुई थी, जिसकी कुछ लटें उसके गाल को बार बार चूम रही थे। वहीं विप्लव एक नज़र हिमांशु को देखने के बाद बोला, अब कुछ बोलेगी पागल। हिमांशु विप्लव के बाद पर थोड़ा गुस्सा करते हैं, मैं पागल नहीं हूँ, इसलिए मुझे बार बार पागल कहना बंद करो। विप्लव हिमांशु के फूले नाक को देखकर उसके गाल को प्यार से खींचते हुए बोला, ओए गुस्सा भी आता है तुम्हें, गुस्सा भी आता है। हिमांशु विप्लव के हाथ को दूर करते हुए बोली, मुझे छुओ मत। विप्लव हिमांशु के गाल पर एकदम से पप्पी लेकर बोले, मैंने तो पप्पी भी ले ली। सुधांशु विप्लव की मस्ती पर हिमांशु की तरफ देखने लगता है, जो कि रोने वाली थी।
जिसे देखते हुए सुधांशु विप्लो के हिमांशी से दूर करके कहता है, वापी वो रिया नहीं है। विप्लो सुधांशु की बात पर हिमांशी की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में आंसू भर। जिन्हें देखते हुए विप्लो अपना रुमाल निकाल कर हिमांशी को देते हुए कहता है, सॉरी, मैंने तो नॉर्मल बेबी किस किया था। हिमांशी विप्लो के रुमाल को हटाकर अपने दुपट्टे से आंसू को साफ करते हुए, मुझे नहीं चाहिए किसी, मुझे गंदा लगता है। जिसे सुनकर विप्लो एक गहरी सांस भर कर बोला, अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी रही ना तो तुमसे कोई पटेगा नहीं। हिमांशी विप्लो से कुछ कहते उससे पहले ध्रुवी वहां जाकर सुधांशु से बोली, सिद्ध, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुधांशु ध्रुवी की बात पर उसकी तरफ देखता है, जिसने जॉर्जेट सीक्वेंस की बेबी पिंक कलर की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहन रखी थी, जो उसके गोरे रंग और परफेक्ट फिगर पर काफ़ी सुंदर लग। ध्रुवी सुधांशु को खुद से टकटके लगाकर देखता हुआ पाकर बोली, सिद्ध, मुझे कुछ बात करनी है। हॉट, सुधांशु के मुंह से अचानक निकल गया, जिसे सुन ध्रुवी आंखें छोटी करके बोली, क्या कहा तुमने? सुधांशु जल्दी से अपना सिर नए में हिलाते बोले, हाँ बोलो, क्या कहना था। ध्रुवी सुधांशु के जल्दबाजी पर उसके हाथ को पकड़ते हुए, चलो, इतना कहकर उसे लेकर दूसरी तरफ चली जाती है। विप्लो सुधांशु को जाता हुआ देखकर मुंह बनाते हुए बोले, शाला एक नंबर का फिसलू आदमी। हिमांशी विप्लो की बात सुनकर बोली, बिल्कुल नहीं। विप्लो हिमांशु की बात पर बोला, क्या बिल्कुल नहीं? मतलब ये कि वो फिसलू नहीं है, अपनी वाली को देखकर तो हर आदमी फिसल जाता है। हिमांशी ने जवाब दिया, जिसे सुनकर विप्लो अपनी आंखें छोटी करके बोले, तुम्हें बहुत पता है सबके बारे में। विप्लो के बात पर हिमांशी वहां से जाते हुए, मुझे कोई बात नहीं करनी। विप्लो जाती हुई हिमांशी को देखकर बोला, हाँ जाओ, तुम्हें कौन मना कर रहा है। लेकिन हिमांशी रुक जाती है। उसे रुकता हुआ देखकर विप्लो आंखें चढ़ाते हुए कहता है, क्या हुआ, जाओ ना। हिमांशी अपने दुपट्टे से एक एनवेलप निकालकर विप्लो को देखते हुए बोली, मैं तो तुम्हें ये देने आई थी। विप्लो हिमांशी के हाथ को एनवेलप लेते हुए बोला, लव लेटर लिखी हो क्या मेरे लिए? हिमांशी एनवेलप को विप्लो के हाथ में फेंकते हुए बोले, शक्ल देखी है अपनी, तुम्हें लव लेटर दूंगी मैं? आपने आज तक किसी को नहीं दिया, अच्छा किया, वरना अल्ट्रा से भी अल्ट्रा लेवल की बेइज्जती हो जाती तुम्हारी, क्योंकि तुम जैसी बहन जी रोंदू को कौन ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। विप्लो ने हिमांशु का मजाक उड़ाया, जिस पर हिमांशी विप्लो को घूरते, तुम्हारे जैसे रोहू तोते को भी कोई लड़की अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी। विप्लो हिमांशु को घूर कर देखता है तो हिमांशु वहां से मुंह फेरते हुए चली जाए। उसके जाने के बाद विप्लो उस एनवेलप को खोलने लगता है कि वहां पर विकल्प आ जाता है और विप्लो की तरफ देखते हुए कहता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? चल, बैचलर पार्टी शुरू हो गई है। जिसे सुनकर विप्लो एनवेलप को अपने पैंट के पॉकेट में डालते हुए अपना सिर हिलाकर बोले, ठीक है चलो। इतना कहकर विप्लो विकल्प के साथ बाकी लोगों की तरफ चला गया। इधर ऋतिक के कमरे में ऋतिक प्रकृति के ब्लाउज की हुक लगाते हुए उसके गले पर किस कर लेता है तो प्रकृति उसे खुद से दूर करते हुए कहती, ऑलरेडी मुझे लेट हो गया है, सिर्फ तुम्हारे कारण। प्रकृति की बात सुन ऋतिक आंखें छोटी करते हुए बोला, अच्छा तो तुमसे किसने कहा था मेरे सामने ज़्यादा होशियारी झाड़ने के लिए? प्रकृति ऋतिक को इग्नोर करते हुए जल्दी से अपनी साड़ी पहन लेती है और अपनी ज्वेलरी और इयरिंग पहनते हुए रेडी हो जाती है। वहीं ऋतिक, जो कि प्रकृति को रेडी होते हुए देख रहा था, उसकी साड़ी को देखते हुए, तुमने साड़ी न्यू खरीदा है क्या? क्यों, पिछली बार की तरह इस साड़ी को भी फाड़ने का इरादा है क्या? प्रकृति ने ऋतिक को डांट करते हुए कहा। यह सुनकर ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए पीछे से प्रकृति को अपनी बाहों में भरकर, ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन तुम ये सोचो कि मुझे फिर से टॉलरेट कर पाओगे कि नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है एक ही दिन में 2 बार एक पहलवान जैसे आदमी के साथ कुश्ती लड़ने का। प्रकृति ने ऋतिक को दूर करते हुए कहा। जिसे सुनकर ऋतिक प्रकृति को पकड़ते हुए, जान। प्रकृति खुद को छुड़ाकर बाहर जाते हुए, आपकी जान जा रही है। इतना कहकर प्रकृति जल्दी से वहां से भाग जाती है। ऋतिक उसे जाता हुआ देखकर गहरी सांस भरता है। तभी वहां पर शेलवन आ जाता है। शेलवन को देखकर ऋतिक मुड़कर मिरर की तरफ देखते हुए अपना बालों को पोनीटेल बनाते हुए बोला, क्या हुआ? ऋतिक के सवाल पर शेलवन 2 मिनट चुप रहकर बोला, बॉस, डू वांट्स टू मीट मी और हिज डॉग्स। ऋतिक ने बेरुखी से कहा। शेलवन ऋतिक की बात सुनकर रवि शुक्ला का सपोर्टर डीओ है। जिसे सुनकर ऋतिक सिर घुमाकर शेलवन को देखते बोला, तो चूहा बिल से निकलकर अब सीधा मंडी में घुस गया, तो तुम बताओ शेलवन, उसके साथ क्या करना चाहिए? ऋतिक के सवाल पर शेलवन कुछ कहता उससे पहले वहां पर आलिया आ जाती है, जिसे देखकर शेलवन इग्नोर कर देता है। वहीं ऋतिक आलिया को देखते हुए कहता है, क्या हुआ? आलिया ऋतिक के सवाल पर सीधा सा बोली, बात को इधर उधर घुमाऊंगी नहीं, सीधा सा बात करते हैं, मुझे आपका ये बॉडीगार्ड अच्छा लगता है। ये कहते हुए आलिया शेलवन की तरफ इशारा कर दी। वहीं शेलवन आलिया के बात पर हक्का बक्का होकर उसकी तरफ देखते हुए, ओ घुसपैठ संघ की सरदारनी, क्या मतलब कि मुझे अच्छा लगता है?
समझ नहीं आया तो चलो अंग्रेजी में बोलती हूँ, आई लाइक यू, आलिया ने सीधा सा जवाब दिया। जिस पर सेल्वन ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, मैं डीओ से कह देता हूँ कि आपको मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऋतिक सेल्वन को बात बदलता हुआ देखा, आलिया की तरफ इशारा करके बोला, और इसे क्या जवाब दोगे? सेल्वन ऋतिक की बात पर गहरी सांस भरते, बॉस कोई बात नहीं है तो जवाब देने वाली कोई बात नहीं है। आलिया सेल्वन की बात सुनकर सीधा सा बोली, अरे इसमें जवाब नहीं देने वाली कौन सी बात हुई? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो तुम भी कहो कि लाइक करते हो, या तो अपने कान खोलकर सुनो, आई डोंट लाइक यू। मिल गया जवाब, तो मेरा दिमाग खराब मत करना। सेल्वन ने आलिया के बात को बीच में काट कर रूड होकर कहा, जिसे सुनकर आलिया चिल होकर बोली, बस मुझे यही जवाब सुनना था, क्योंकि बाद में मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती कि किसी के तुम प्यार करो फिर इजहार करो, कहीं देर ना हो जाए। आलिया की बात पर सेल्वन से इग्नोर करते हुए ऋतिक से बोला, आई वेट फॉर यू डाउन स्टेयर्स। ऋतिक अपना सिर हिला देता है और सेल्वन बिना आलिया की तरफ देख कमरे से बाहर चला जाता। आलिया जाते हुए सेल्वन को एक नज़र देखने के बाद ऋतिक की तरफ देखती है, जो कि उसे ही देख रहा, जिसे देखकर आलिया दांत दिखाते हुए कहती है, मैं भी नीचे जा रही हूँ, बाय। यह कहकर आलिया जाने लगी, जिस पर ऋतिक बोला, रुको। ऋतिक के रुकने पर कहने पर आलिया रुक कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? ऋतिक आलिया के बात पर सीरियस चेहरा बनाते हुए बोला, मुझे नाटक करने वाले लोग नहीं पसंद, और बेहतर होगा कि अगर तुम कोई नाटक कर रही हो तो सेल्वन से दूर रहो। आलिया ऋतिक के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं दूर रहूँगी, बाय। इतना कहकर आलिया ऋतिक के कमरे से बाहर चली जाती है। ऋतिक उसे जाता हुआ देखने के बाद कुछ पल शांत रहता है और फिर अपने कपड़े ठीक करते हुए कमरे से बाहर चला आता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।